नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बीजेपी की प्रदेश कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम ने कांग्रेस की तुलना रावण से करते हुए कहा कि रावण माता सीता का हरण साधु वेश में कर ले गया था, उसी तरह कांग्रेस भी संविधान की किताब दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है। कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस शुतुरमुर्ग की तरह आंख मूंद कर बैठी है। विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है, लेकिन सच ये है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी ने पहचान बनाई है। कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत हैं। कार्यशाला में संगठन की भावी रणनीति और कार्यक्रमों पर भी मंथन हुआ। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बात। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। वो चालाक, वो हमेशा भगवान राम के समय से माता सीता का अपहरण करने साधु के वेश में आता है। वो हमेशा उसी नाटक से आज भी बाहर में आ रहा है। इसलिए आज भी वो संविधान की किताब दिखाते हुए अपने आप को इस संविधान के साथ 100 बार उनने उसका संशोधन करते हुए अपना चरित्र चोर रूप में दिखाया। इसलिए आज के दौर में वो न्यायालय की बात करते, लेकिन न्यायालय की धज्जियां उड़ाते हमेशा कांग्रेस का अतीत का इतिहास रहा। यही वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के मामले में देश में दंगे कराने का पाप लाए थे। यही वो लोग हैं जिन्हें 3 तलाक के आधार पर मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क में बनाने का प्रयास किया। यही वो लोग हैं जिन्हें प्रारंभ में आजादी के बाद धारा 370 लगाकर 40,000 निरपराध लोगों का प्राण अगर गया है या किसी के साथ घटनाएं हुई है तो पाप कांग्रेस के सिर पर है। आज का समय तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का है। उनको मालूम आने वाला समय और उनके लिए चुनौती का है। इसलिए आखिरी तौर पर ये अपनी लड़ाई लड़ करके वो सारे प्रयास करेंगे जिसके बलबूते पर हमारा विजय दिग्विजय रथ रोके। लेकिन हमको मालूम है भाजपा के लोग कच्ची मिट्टी के नीच बने हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास हैं और रितेश त्रिपाठी हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं क्योंकि रोड मैप आपका है। आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं और कांग्रेस पर भी जो निशाना साधा उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन फिलहाल क्या तैयारी, क्योंकि जिस मेहनत की बात मुख्यमंत्री कर रहे थे उस मेहनत के सहारे ही पार्टी खड़ी हुई, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। आगे ये मेहनत किस तरह से रंग लाएगी आने वाले वक्त में, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला रिएक्शन आपका प्रेम जी। देखिए, निश्चित रूप से पराग जी 64,523 बूथों पर हमारे कार्यकर्ता है, तो वो डिजिटलाइज होकर जुड़े हैं। और आज कोई योजना को प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार लागू करती तो उसको अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय के सिद्धांत के साथ उस अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का कार्य हमारा कार्यकर्ता करता है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ता की भावना से कार्यकर्ता है और बड़ा या छोटा नहीं होता। हमारे यहाँ कार्यों का दायित्व कार्यकर्ता के अनुसार दिया जाता है और वो कार्यकर्ता दिए हुए दायित्व का निर्वहन करता है। विपक्ष की परिस्थिति क्या है कि आचार विचार व्यवहार सत्य आचरण और शब्दावली, इन सभी चीजों में विपक्ष जो है पूर्णतया से विफल हुआ है। अभी आपने देखा होगा जिस तरह से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई और उसके बाद जो असाधारण सी स्थिति निर्मित हुई एआईसीसी दफ्तर के बाहर हो या प्रदेश पीसीसी चीफ कार्यालय के बाहर हो, तो उस तरह का कृत्य यहाँ पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरातल से जुड़कर जनता के हित में लिए हुए निर्णयों को जनता तक पहुंचाने का कार्य हो। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले कई वर्षों से जिस तरह से कार्य हो रहा है, आप देखिए ना कांग्रेस की परिस्थिति क्या है कि वे आज लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, वे राजतंत्र में विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र की परिस्थिति है कि पहले बार में 44, दूसरी बार में 52 और तीसरी बार 99।
हम 240 आने के बाद में जो है प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जनता के मध्य में पहुंचे, और ये जो है 3 बार में भी 200 का आंकड़ा पार ना करने के बाद में अपनी कुंठा जो है हार की, वो कभी चुनाव आयोग पर निकालते हैं, कभी जो है फर्जी लोग जो मोटर बाइक चोरी करके जाते हैं उन लोगों को जो है प्रेषित करने का कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता देख रही है। एक वो दल है जो धरातल पर अंतिम व्यक्ति के हित के लिए कार्य करता है, दूसरा वो दल है जो हार की खींच जो है कभी चुनावी जो संस्थाओं पर निकालने का कार्य करता है, कभी जो है वो कोर्ट में जाकर जो है आपत्ति दर्ज कराता। कोर्ट खुद कह चुकी है कई बार खुलकर, अभी जितने भी मुद्दे हुए थे मुझे बताइए ना, जो चाइना वाला मामला था उसमें कोर्ट ने कहा कि कोई भी भारतीय इस तरह की बात नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का कृत्य आज विपक्ष कर रहा है वो निश्चित रूप से अमर्यादित है, और अगर इसी तरह का कृत्य रहा तो मुझे लगता है कि 2025 के बाद से विपक्ष जिस तरह से राज्यों में समाप्त हुआ है उसी तरह से केंद्र में परिस्थिति बनी रहेगी। ठीक है, रितेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस शुतुरमुर्ग की तरह भाग ले रही है, ये कह रहे हैं सीधा मुख्यमंत्री, और कह रहे हैं कि जैसे रावण साधु के वेश में आया और सीता माता का हरण किया, वैसे आप संविधान की किताब दिखाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की हकीकत कुछ और है। रितेश जी, मैं थोड़ा सा आपसे समय चाहूंगा और पूरी बात रखना चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस। इन्होंने पहले तो मैं अपने साथी प्रवक्ता की बातों का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा अंतिम व्यक्ति को न्याय की इन्होंने बात की। आज ही MY अस्पताल में 2 बच्चे चूहों के कुतरने से खत्म हो गए, तो अंतिम व्यक्ति वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो लड़का है जिसको रातों रात भारतीय जनता पार्टी उसको मनोनीत कर देती है और प्रदेश के क्रिकेट संघ का सबसे अध्यक्ष बना देती है। इनको अंतिम व्यक्ति की परिभाषा ढूंढ के लानी होगी। नंबर 2, इन्होंने नीति की बात की। रावण को भी अहंकार था और इनको भी अहंकार है अपनी सत्ता का। जिस तरह से देश की संस्थाओं का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जाता है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को इनके विधायक संजय पाठक ने फोन करके दबाव बनाने का काम किया, यही काम रावण किया करता था। अब आते शुतुरमुर्ग की बात में, तो 12 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की काबिल प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, इनके प्रधानमंत्री के पास इतनी हिम्मत है कि एक भी बार जनता के सामने उनकी जवाबदेही तय की जाए? शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपाकर कौन बैठा है, इस बात की जवाबदेही इनको तय करनी पड़ेगी। अब अपन आगे आपका देशभक्ति की उन्होंने बात की, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो चाइना हमारी छाती पर चढ़कर पाकिस्तान के समय, ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के साथ गड़बड़ियां कर रहा था, आज हमारा प्रधानमंत्री उनके देश में जाता है हाथ मिलाने और जबरदस्ती का अट्टहास करता है। और यहां पर उनकी सेना के जो ये पूरी सेना फेसबुक ट्विटर पर एक्टिव रहती है, ये सेना ट्रोल करती है, वाह प्रधानमंत्री जी वाह। तो इनको ये चीज निर्धारित करनी पड़ेगी कि हम किसके साथ हैं। जो भारत को बदनाम करते हैं, जो भारत का पतन करते हैं, जो भारत पर आक्रमण करते हैं, उनके साथ है, जो भारत के हितों की रक्षा करते हैं, उनके साथ है। इसके बाद इन्होंने बात की कि प्रधानमंत्री की बातों की, प्रधानमंत्री का जन्मदिन आ रहा है, इन्होंने पूरे देश के हजारों नेताओं को असमय रिटायरमेंट दे दिया, कहा 75 साल के बाद आप एक दिन भी सत्ता में ले सकते। तो आज प्रधानमंत्री किस अधिकार से सत्ता पर बैठे हुए हैं। इन्होंने बात की थी कि देश में पेट्रोल की कीमत आधी होगी, क्या हुई? क्या किसान की आज दोगुनी होगी? क्या हुई? क्या कहा गया था महिलाओं को बलात्कार बंद हो जाएगा? आज इनके नेता हमारी बहनों को, हमारी सेना की बहनों को पाकिस्तान की जो आतंकवादी उनकी बहन बताते हैं कि मुझे सब निकला कि देशभक्ति की बात करते हैं। आज पूरा देश सड़कों पर है, पूरे देश के किसान सड़कों पर है, पूरे मध्य प्रदेश में किसानों पर लाठीचार्ज भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। यह है आपका अंत्योदय। पूरा मध्य प्रदेश की कुपोषण की दृष्टि से आज पूरे देश पर चरम पर है। यह है आपका अंत्योदय। आज पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी के लिए सरकार के सामने हाथ बटोरना पड़ रहा है। यह है आपका अंत्योदय। शर्म आनी चाहिए टीवी डिबेट पर बैठकर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने के बाद और हाई कोर्ट के जज को धमकाने के बाद, देश को गरीबी रेखा के गर्त पे डालने के बाद आप देश प्रेम की खोखली बातें करते हैं। पूरे देश को आपकी बातें सुनकर देशव्यापी शर्म आती होगी और हंसी छूटती होगी। कम से कम चैनल में बैठकर गंभीरता से जवाबदेही के साथ अपने बयान दिया करिए। इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ। ठीक है, एक रिएक्शन प्रेम जी, फिर मैं रितेश जी आ रहा हूं दोबारा आपके पास। देखिए, समझते क्या है कि भातल भूत विवश मतवारे, ये नहीं बोल ही वचन समारे, जिनकृत महामोह मदपाना, तीन कर कहा कर ही नहीं काना। समस्या यही है कि समस्या जहां से उत्पन्न हुई है वहां नहीं जाना चाहते। मुझे बताइए, इन्होंने जो 3-4 बातें करी, राजस्थान में घटना हुई कांग्रेस के समय, वो वाली घटना पर आज मुख्यमंत्री जी सरकार मध्य प्रदेश में आज किसकी सरकार है? बात आज के समय पे करिए।
आज की जो मुद्दा का टॉपिक है, यहाँ आप भागने से वेद व्यास के मुंह तरफ छुपाने से बात नहीं बढ़ेगी। मुद्दे पर बात करिए, जो आज का मुद्दा उस पर बात करिए। और यदि आपको मुख छुपा के बात करनी है, मुख के साथ की बात निकाल, आज मुद्दे पर बात करिए। वेद व्यास जी जिस मुद्दे को लेकर हम आज बैठे चैनल में, मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा जिस मुद्दे पर आज अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो किस बात का जवाब दूंगा, पर आज जिस मुद्दे पर बात करिए, भाग नहीं सकते हैं, मुद्दे पर खड़े होकर बात करिए। आज जी हो गया, और कुछ बोलना बोल दीजिए। आप करंट मुद्दे पर बात करिए। ठीक है रितेश, रुकिए। बात मत करिए, जो करंट मुद्दा उस पर आप बात करिए। राजस्थान, पांडिचेरी, इस तरह तो मैं भी बात करूँ कि नॉर्थ ईस्ट में बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री कहाँ शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपाकर बैठा हुआ है। समझौता किससे करा था? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारी बहनों को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया जा रहा है। आपका प्रधानमंत्री कहाँ शुतुरमुर्ग की तरह बैठा है? नंगा राहुल गांधी के फिलिस्तीन को लेकर, लेकिन बांग्लादेश को लेकर एक चू नहीं निकलती है। आरजीडी कॉलेज में बेटी का बलात्कार, आपके प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की उसको राष्ट्रपति को अपने देश में शरण दे रखी है, हमने नहीं दे रखी है, आपके प्रधानमंत्री ने दे रखी है। आपको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। आपने देश की छवि को धूमिल करने का काम किया है। आप आंकड़े लेकर नहीं बैठते चैनल में। चलिए मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए सर, एक एक करके अपनी बात को रखिए, ऐसे हम विषय से भटक जाएंगे और चर्चा भी नहीं हो पाएगी। और प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं सर, आपके और हमारे थोड़ी ना होते हैं प्रधानमंत्री। रितेश जी, सवाल ये है कि पराग जी मैं अपनी बात कर लूं, मैं तो बोल ही नहीं पाया, रितेश जी बीच में बोलने लगे थे। सर आप अपनी बात करिए, लेकिन विषय पर रहे ना सर, आप दोनों विषय से भटक रहे हैं फिर, इसलिए मुझे विषय पर लाना पड़ रहा है बार बार। आप रखिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। पराग जी मैं बीच में बोला था, एक भी शब्द बोला और ठीक है आप बोलिए। बता दीजिए। अब समस्या यही है ना, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, 13 रावण कर दिया ना बाती। अब सर मुद्दे पर आइए, आप फिर से देखिए समय ही खराब कर रहे हैं। आप पर्सनल अटैक करेंगे तो फिर वो बीच में बोलेंगे। इस तरह की बात कैसा जवाब दूंगा इसके बाद? प्रेम जी आप समय खुद ही खराब कर रहे हैं। अब आपका समय फिर मैं खत्म करूंगा ना, फिर आपका समय खत्म करूंगा अगर आप खराब करेंगे तो। आप पर्सनल अटैक करेंगे, फिर रितेश जी पर्सनल अटैक करेंगे, फिर आप कहेंगे मैं बीच में नहीं बोल रहा था। तो आप खुद ऐसी बात क्यों कर रहे हैं सर? आप खुद ही मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप उनको प्रोवोक करें, फिर वो बीच में बोले। पराग जी इन्होंने जो प्रश्न करे थे उनका जवाब है ना ये। आप सर आप सीधे मुद्दे पर आइए, उन्होंने जो सवाल उठाए उन पर जवाब दीजिए ना। आप क्यों अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं उनके ऊपर? ग्रोथ स्टेट चाइना की बात हुई थी, मैंने कौन सा गलत जवाब दिया? क्या आप बोलिए, मुद्दे पर आइए सर। जो गलवान घाटी के लिए जो कहा गया था कि हजारों स्क्वायर फीट जमीन चाइना ने एक्वायर कर ली हमारी, क्या उस पर हाईकोर्ट द्वारा तल्ख टिप्पणी नहीं की गई? प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ग्रोथ रेट है, अभी बताइए मुझे, भारत का ग्रोथ रेट लगभग 7.5% है, महंगाई दर लगभग 2% है। आज हम G7 या G20 देशों से ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। बताइए ये बात गलत है क्या? आज हमने जो जीएसटी में जो बदलाव करे हैं, वो 2017 में जब जीएसटी सेशन आया था, राहुल गांधी जी ने बहिष्कार कर दिया। 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, बहिष्कार कर दिया। 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी का भाषण हुआ, बहिष्कार कर दिया। 2004 से 2009 के बीच में कारगिल दिवस, विजय दिवस नहीं बनाया क्योंकि किसी एक पक्ष को खुश करना था। 2019 में प्रणब झा को, ये विषय है क्या? विषय पे बात कर रहे हैं क्या? आपको लगता है यही विषय पे बात कर रहे हैं? राजतंत्र में लेकर विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं दोनों को रोक रहा हूं और दोनों ही विषय पर रहिए प्लीज। रितेश त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि बीजेपी इस बात पर गर्व कर रही है कि हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पर हैं और वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को लेकर बार बार सवाल है, आप लोगों की नीतियों को लेकर, आप लोगों की मजबूती को लेकर। ये वही तो तंज है, वही तो आरोप है, वही तो पलटवार आप लोगों के ऊपर है, वही तो वार आप लोगों के ऊपर है बीजेपी के नेताओं का। लेकिन मैं यही तो स्वराज जी पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपने शुतुरमुर्ग की बात की, हमारी बहनों को मणिपुर की घाटी पर निर्वस्त्र करके घुमाया जाना, तो शुतुरमुर्ग का बनके कौन सा प्रधानमंत्री बैठा है? कौन सी पार्टी के कहा जाए तो? रितेश जी अब फिर ये वही बात हुई ना सर, आप अपनी पार्टी को छोड़कर पूरे वक्तव्य में बीजेपी की ही बात कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी की मजबूती का तो एक पॉइंट भी आपने नहीं रखा। एक मिनट सर, रितेश जी एक मिनट सर, आप तीसरी बार बोल रहे हैं, तीसरी बार में आपने एक शब्द कांग्रेस पार्टी की मजबूती को लेकर नहीं बोला होगा।
ये तीसरा वक्तव्य है आपका। एक शब्द आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर बोला हो तो आप मुझे बताइए। आप जब से बोलना शुरू कर रहे हैं तब से बीजेपी की सरकार की बात कर रहे हैं सर। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं प्रेम जी, कम से कम वो अगर अपनी मजबूती बता। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए पहले। अगर प्रेम जी अपनी पार्टी की मजबूती बता रहे हैं और आपकी कमजोरी बता रहे हैं तो आप भी तो अपनी मजबूती बताएंगे ना सर। हमारी मजबूती को किसी इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। देश में 70 साल तक देश की तो फिर सर प्रेम जी और आपको तो आपस में डिबेट करनी नहीं चाहिए। फिर तो आप लोगों को डिबेट से उठ के चला जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग पार्टी का पक्ष तो रखेंगे नहीं। स्वराज जी तो पार्टी आप लोग क्यों डिबेट में आते हैं सर? पार्टी का पक्ष रखने आते हैं ना, तो बताएंगे तो सही उसको कि क्या मजबूती है। स्वराज जी सुन लीजिए, पराग नाम है सर मेरा, स्वराज नहीं है, पराग नाम है। पराग जी देश की संस्थाओं को आगे ले जाने का काम, देश की संवैधानिक संस्थाओं को स्थापित करने का नाम और विश्व पटल पर भारत की लोकतांत्रिक छवि को उकेरने का काम, विपक्ष के नेताओं को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भेजने का काम, देश को आजादी के बाद से मेन ट्रैक पर लाने का काम और देश की ग्लोबल मार्केट पे देश को स्थापित करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। ये काम गिनाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। चाहे IIM, IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस रहे हो, चाहे एम्स रहा हो, चाहे रिसर्च सेंटर रहे हो, देश को किसी भी सार्वभौमिक देश के विकास का काम, देश के मूलभूत ढांचे को सर इतना ही आपने काम कर दिया और आपको गिराने की भी जरूरत नहीं है, तो फिर क्या यही इसी का सिला आपको मिल रहा है जनता से? आपने काम भी इतना कर दिया कि उसको गिराने की जरूरत नहीं। चारों तरफ कांग्रेस के काम दिख रहे हैं लेकिन जनता को दिख भी नहीं रहे हैं, फिर आपको वोट भी नहीं मिल रहा है, फिर आप कहेंगे कि आप वोट पर आ गए। बिल्कुल सही बात आपने उठाई, इस बात का मैं जवाब देता हूं। 70 सालों तक भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष पे बैठने का काम किया। लोकतंत्र की गरिमा इसी में है, दोनों को मौका मिलता है, दोनों ही दलों को अपनी अपनी बात रखने का जनता मौका देती है। 70 सालों तक सत्ता की गद्दी से दूर भारतीय जनता पार्टी भी रही है और ऐसा भी दिन भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि विपक्ष कांग्रेस की सरकारों ने 1-2 सीट खाली छोड़ दी है ताकि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के जमाने से कोई न कोई नेता चुनकर आए और विपक्ष की आवाज। तो आप अब खुश हैं विपक्ष में रहकर? ये काम हमने रितेश जी आप खुश हैं विपक्ष में रहकर? अब हम खुश नहीं, पर जो आपने बात की तो लोकतंत्र, तो वही तो मैं कह रहा हूं सर, आप खुश नहीं है ना। आप भी सत्ता में आना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों सत्ता में आना ही चाहेंगे, लेकिन कम से कम आप लोगों को थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा ना कि पार्टी कर क्या रही है, आप किस तरह से मजबूती कर रहे हैं। जैसे बीजेपी बता रही है, आप लोग नहीं बताएंगे जनता को कि हम क्या कर रहे हैं? बीजेपी ये बता रही, कांग्रेस को रावण कह के बीजेपी का बताने का काम है, कांग्रेस को हर मंच से गाली देने का काम बीजेपी का काम है। देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता जनहितकारी योजनाएं लागू करने के लिए दिया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी चलिए प्रेम व्यास जी, क्या यही ट्रेनिंग आप लोग देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि सिर्फ कांग्रेस को गाली देनी है? केवल यही ट्रेनिंग देते हैं क्या? नहीं पराग जी, मैं तो पहले आपकी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। आज परचेसिंग पावर पैराडाइज में भारत प्रथम 5 में, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करने वाले हम प्रथम 5 देशों में। दूसरी बात है कि भारत आज 4th पोजीशन पर है। आदरणीय मनमोहन सिंह साहब जब छोड़ के गए थे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 2035 तक इस पोजीशन पर पहुंचेंगे। आज हम 2025 में इस पोजीशन पर पहुंच गए और 2027 में हम तीसरी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट उस अकॉर्डिंग है। और विश्व की चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आज हमारी ग्रोथ रेट को अप्रूव कर रहा है। दूसरी बात है कि जो अंतिम व्यक्ति की बात करी थी 55 करोड़ खातों का निर्माण करना, और जब ये खाते बने थे तब ये कहा गया था ना कि क्या ये संभव है कि गांव में बैठे किसी व्यक्ति का खाता बन जाए और उसमें ट्रांजेक्शन हो जाए। आदरणीय राजीव गांधी जी ने कहा था ना, मैं 1 रुपए भेजता हूँ 10 पैसे पहुंचते हैं। फिर हमने चालू करा कि हम DBT के माध्यम से पैसा भेजने लगे, बिचौलिए का काम खत्म। वहां पर जब खातों में पैसा पहुंचने लगा तो बाजार में रोटेशन स्टार्ट हुआ, और अभी की रिसेंटली क्राइसिस के बाद भी हम 7.5% पर है। ये प्रदर्शित करता है कि जिस तरह से हमने कार्य करे। मनमोहन सिंह साहब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेके आए थे, उसके कारण टेलीकॉम इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी। आप पिछले 5 सालों का आंकड़ा उठा के देखिए किस तरह से हम ग्रोथ रेट में आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि और कंफ्यूजन, ये दोनों की बात है। और अगर बात हम कहते हैं रावण की, तो उसका कारण है, आप विदेश में बैठ के कहेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी फिनिश हो गई है, आप इल्हान उमर के साथ में मिल जाएंगे। जो व्यक्ति जॉर्ज सोरोस कहता है कि मैंने $1 बिलियन भारत में मोदी को हराने के लिए खर्च करें, आप उसके साथ हो जाते हैं। तो जब इस तरह की बातें होगी, आप कहेंगे मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ में,
अब क्या ये बात नहीं आएंगी? आप कहेंगे कि बिहारियों का जो है वो डीएनए कमजोर है, हमसे भी ज्यादा। अरे यार ये क्या उलझुल की बातें कर रहे हैं? इनके प्रधानमंत्री ने देश को कही कि 2014 के पहले देश गुलाम था, पूरा देश गुलाम मानसिकता में जीता था। 2014 के बाद ये तो देश लंदन ने आजादी का मौका किया। ये आपकी सरकार ने नहीं कहा, ये आपके प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। चिल्लाने से अब कुछ नहीं हमारी होगा। बातें मत करिए, धरातल पर बैठ के बात करिए, काम मत करिए। और आपकी जो एक्टर है वो ज्यादा तेजी से बोलती है। कंपनी मेरे को बढ़ाने से आप डेयरी को इंडस्ट्री को बात कर लीजिए, विकास में बात कर लीजिए, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार की दर से आज 119वें नंबर की का देश बन चुका है। और आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, आज चरम पर इस देश का भ्रष्टाचार। और वर्ल्ड में जो भ्रष्टाचार की रैंकिंग बढ़ी है वो आपकी मोदी सरकार में बढ़ी है। ग्रोथ रेट है, हमारी ग्रोथ रेट देखिए, आप बताइए कितने इंडस्ट्री बीएसएफ का भत्ता बैठा दिया आप लोगों ने। आज पूरे देश में अंबानी का बोलबाला है। टैक्स लगा के बर्बाद कर चुके थे आप। उसके बाद में हम पीएलआई नहीं किया, पीएलआई से 15 सेक्टर्स में फायदा मिला और ये पीएलआई स्कीम के कारण क्या खिलौने में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आज हम वर्ल्ड का टॉप मार्केट में बैठे हैं। लेकिन आपको वो प्रदर्शित नहीं होगा क्योंकि आपको ग्रोथ की देखना। ठीक है। आपको सिर्फ इलाहाबाद की बात करनी है, डॉलर के सामने रुपया दम तोड़ की रहा बात माननी है। ठीक है। नुमाइंदों के रूप में आप ठीक है। कह रहे हैं कि आपने मार्केट को छलांग लगवा दी है। हाँ। आज कहाँ रुपये कीमत पहुंच गई है वर्ल्ड लेवल पे? आप भारत का बताइए। ठीक है। बताइए कहाँ घुटने टेक के बैठा है? भारत का मार्केट की क्या स्थिति हो रखी है? आज महंगाई कहाँ पर पहुंच गई है? चलिए सर, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों का, रितेश त्रिपाठी जी आपका, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका। तो बीजेपी कह रही कि इस कार्यशाला के जरिए हम खुद की बेहतरी के लिए काम कर रहे, कार्यकर्ता पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे, सेवा पखवाड़ा के तौर पर इसको देखा जा रहा है। उधर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी कई सारे आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में दोनों अपनी अपनी मजबूती को लेकर किस तरह से काम करेंगे ये देखना भी अहम होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।